मालेगांव ब्लास्ट की, जिसमें 17 साल के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन क्या ये पूरा न्याय है या अब भी कुछ बाकी रह गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घर के लोगों को मालेगांव ब्लास्ट के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। ऐसा ही एक परिवार इंदौर में है। देवव्रत के पिता रामचंद्र उर्फ रामजी कलसांगरा, जो पिछले 17 सालों से लापता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कहां हैं? साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया था, बताया भी था और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब से आज तक ना राम जी का कोई सुराग मिला है, ना ही कोई उनका बयान सामने आया है। वो कहां है कोई ये भी नहीं जानता है। हालांकि परिवार आज भी इसी आस में बैठा है कि रामचंद्र शायद कभी लौट कर आए, लेकिन शायद वो आए नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक परिवार जो कि यहाँ पे तलाश कर रहा है, इंतजार में बैठा हुआ है कि भाई जो उनके परिवार के लोग गए थे वो कब लौटेंगे, कहाँ गए, पूछताछ के लिए बुलाया था, वो जिंदा है भी या नहीं है, ये भी सवाल है। इंदौर के परिवार को 17 साल से अपनों का इंतजार है। रामचंद्र कलसांगरा बीते 17 सालों से लापता है। उनके परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया था। परिवार के 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था और शिवनारायण की गिरफ्तारी एटीएस ने साल 2008 में की थी, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अपने पास 10 से 12 दिनों के लिए रखा भी गया था। चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्लीन चिट दे दी गई थी। दिलीप पाटीदार का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था और बाद में कहा गया कि पूछताछ कर छोड़ दिया गया था। लेकिन बीते 17 सालों से किसी को नहीं पता चला कि आखिर ये लोग कहां गए, क्योंकि अपने घर पहुंचे ही नहीं। इन्हें पूछताछ के बाद छोड़ा गया तो किस दिन छोड़ा गया, छोड़ने के बाद ये कहां गए, कहां अभी हैं और अभी ये है भी या नहीं है, ये भी सवाल है। अब आपको परिवार का बयान सुनवाते हैं, जिसमें परिवार मुजावर के बयानों की जांच की मांग कर रहा है। वो मुजावर जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए थे। ये घटना दशहरे के आसपास की घटना है। दशहरे के बाद जो है लगभग सभी की गिरफ्तारी उसी समय हुई थी इसमें, और उसी समय हमारे पिताजी जो है उसके बाद से जो है गिरफ्तार है। आज तक जो है उनका कोई भी इसमें पता नहीं चला। एटीएस के जो पूर्व अधिकारी अब जो है आकर के मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि उनको मोहन भागवत जी को, योगी जी को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। गिरफ्तार नहीं बोला उन्होंने बोला कि उठा करके लाओ उनको। फिर सुनियोजित पूरा षड्यंत्र था जो आज सबके सामने उजागर हुआ है। इसमें हमारे परिवार के जो है 3 लोग जो है इसमें उनको गिरफ्तारी की गई थी। सबसे पहले शिवनारायण जी कलसांगरा जो मेरे काका है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2008 में। एटीएस उनको यहाँ से ले गई थी मुंबई पूछताछ के लिए। तो 10 से 12 दिन तक जो है उनको गैर कानूनी रूप से पूछताछ के लिए रखा गया और उनको मारपीट भी हुई उनके साथ में, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी उनको। तो 10 से 12 दिन बाद जो है फिर उनको गिरफ्तारी उनकी दिखाई गई। 10-12 दिन को इनलीगल तरीके से जो है उनको प्रताड़ित किया गया। तो परिवार को सुना आपने, जो कि दावों की जांच करने की बात कर रहे हैं। कई सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जो उनके परिवार के लोग थे जिन्हें पूछताछ के नाम पर बुलाया गया था, आखिर वो कहां गए। पूर्व एटीएस के दावों ने परिवार की शंका और डर दोनों को बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के आरोपों की जांच आखिर कब होगी, क्योंकि जो दावा वो कर रहे हैं वो तमाम सवाल खड़े करते हैं और उनके दावों की जांच के बाद ही शायद सब कुछ सामने आ पाए। क्या दावा कर रहे हैं, सुनवाते हैं। हाँ, मैं बताया ना सर, मैं लिखित में दिया है ना। रामजी कलसांगरा, तुम्हारा वो संदीप दांगे, इनके घर को गया हूँ सर, मैं मारने के बाद में गया हूँ। इनको ये बताना चाहिए, इनके दिमाग में ये था सर कि वो अभी जिंदा है और उसका तपास करने के लिए मुझे आया है, ऐसा था। मेरे समझ में आया सर ये बात, सब बात में समझ में आया। बाद में मैंने विरोध किया उनको बोला, मैंने लिखित में दिया उनको। तो मुजावर को सुना आपने, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसलिए परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनके दावों की जांच होनी चाहिए। इंदौर के रामचंद्र के बाद अब आपको पाटीदार परिवार के बारे में भी बताते हैं। 17 सालों से दिलीप पाटीदार भी गायब है, कहां गए किसी को नहीं पता। दिलीप की पत्नी और बेटे आज भी उनकी राह देख रहे हैं। आपको परिवार का बयान सुनवाते हैं, इसके बाद बताएंगे आपको आगे की कहानी। 2008 में पुलिस वाले, एटीएस वाले आए थे रात को और इनको उठा के ले गए। के बाद में थाने गए। थाने जाने के बाद हमने पूछा कि कहाँ है वो, कहाँ लेके गए, तो उन्होंने बोला, थाने वालों ने, कि हमको लेके नहीं आए। तो फिर वो भैया बोले कि उनको तो बॉम्बे पुलिस लेके गई। क्या बताया, मतलब कितना टाइम हो गया और पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमने छोड़ दिया। बोले कि हमें वो गवाही के लिए लेके गए थे, तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए छोड़ दिया। बोले प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना गवाही नहीं दे सकते। सरकार से यही मांगे कि कुछ हमारे लिए मदद करे
पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे जानकारी, उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा, क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। जब आप सरकार से क्या चाहते हैं फैसला दिया गया है? साध्वी जी, प्रज्ञा और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, इन्वॉल्वमेंट नहीं बताए कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या। बाकी एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद में कोई पता नहीं चला और वहाँ पे पूछा तो बोलते छोड़। तो परिवार के लोगों के सवाल है, इंतजार है। इनका इंतजार तो 17 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा केस में बरी हो गई है और केस का फैसला आने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची। प्रज्ञा ठाकुर ने यहां पर भी कांग्रेस पर खूब हमला बोला, जम के सवाल खड़े किए, साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले ने देशद्रोहियों के मुंह पर कालिख पोत दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद बरी हुई साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंची, जहां से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि इस फैसले से देशद्रोहियों के मुंह पर कालिख पोत दी है। 17 वर्षों का संघर्ष रहा, लेकिन सत्य सिद्ध हुआ। सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद, इसकी कहीं से कहीं तक स्क्रिप्ट खराब थी और वो खत्म हुआ। साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले कांग्रेस नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन पर नरेंद्र मोदी, योगी, मोहन भागवत, राम माधव और इंद्रेश कुमार का नाम लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ने मालेगांव धमाके के बाद अपने उन 24 दिनों की दिल दिलाने वाली आपबीती भी बयां की, जिसमें गुजरात एटीएस अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया। बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को भी साध्वी प्रज्ञा ने जमकर घेरा और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस के भगवा विरोधी पन्ने लगातार पलट रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे हैं। इनकी चुप्पी ये साफ बता रही है कि न केवल कांग्रेस की भगवा विरोधी, हिंदू विरोधी साजिश एक्सपोज हुई है,